नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं किरण। पड़ोसी देश बांग्लादेश, जहां सत्ता परिवर्तन के बाद हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। कट्टरपंथी संगठनों की वापसी, आतंकी ट्रेनिंग और भारत की सीमा के पास बढ़ता खतरा। इसी बीच एक बड़ा सवाल कि क्या बांग्लादेश एक बार फिर से अस्थिरता के भंवर में फंस रहा है? भारत की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। तो वहीं देखिए कि दोनों देशों की सेनाएं संपर्क में हैं, लेकिन जमीन पर हालात बेचैन कर देने वाले हैं। फरवरी 2026 में चुनाव होने हैं और ऐसे में उससे पहले क्या मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार टिक पाएगी या फिर एक बार फिर से बांग्लादेश के अंतर्गत तख्ता पलट की पटकथा लिखी जा रही है? और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ ढाका पर ही नहीं होगा, बल्कि दिल्ली की सुरक्षा पर भी होगा, पूर्वी सीमाओं और पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर भी पड़ेगा। अब ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि भारत और बांग्लादेश के सेना प्रमुखों के बीच में यह सीधा संपर्क जो साधा जा रहा है, पूरी जानकारी दे दे कि किस तरह से रिश्तों की यह सबसे बड़ी परीक्षा जो है वो यहां पर हो रही है। तो अब देखिए यहां पर कि भारत और बांग्लादेश के सेना प्रमुखों के बीच में किस तरह से एक सीधा संपर्क जो है यहां पर होने जा रहा है। तो ये देखिए, भारत बांग्लादेश रिश्तों की ये सबसे बड़ी परीक्षा है। भारत और बांग्लादेश के सेना प्रमुखों के बीच में ये सीधा संपर्क है जो अभी फिलहाल के वक्त में साधा जा रहा है। भारतीय ठिकानों की सुरक्षा का भरोसा यहां पर दिया गया है। और इसी के साथ देखिए, बांग्लादेश में जमीनी हालात चिंताजनक है। तस्वीरें आप लगातार जो है वो देख रहे होंगे। भारत विरोधी बयान, धमकियां, ढाका में अस्थिरता, वहां से लगातार ये इस तरह के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं कि यहां पर किस तरह से भारत में हम जो पूर्वी राज्य हैं, पूर्वी उत्तरी का जो राज्य है वो सब हम अपने इसमें ले लेंगे। ये तमाम बातें जो है वो यहां पर की जा रही है। अब ऐसे में इस बात को समझिए कि बांग्लादेश की अस्थिरता भारत के लिए भी एक चिंता का विषय है। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद देखिए हालात, हलचल जो है और ज्यादा बढ़ गई है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठनों की वापसी है और कम से कम 8 आतंकी ट्रेनिंग कैंप सक्रिय हो गए हैं। और चलिए हम आपको एक बार फिर से बताते हैं कि आखिरकार बांग्लादेश जो बन रहा है आतंकिस्तान, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं यहां पर। तो बांग्लादेश यहां पर आतंकिस्तान बन रहा है। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद देखिए यहां पर बड़ी हलचल जो है वो पैदा हो गई है। अब इसके बाद समझिए कि आतंकिस्तान कहने के पीछे आखिरकार क्यों हम वजह जो है वो बता रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठनों की वापसी हो गई है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, हिंदू जो बांग्लादेशी हैं उन पर किस तरह से कहर बरपाया जा रहा है, उनको आग के हवाले कर दिया जा रहा है। कम से कम 8 आतंकी ट्रेनिंग कैंप सक्रिय है। ये जानकारी भी हमने आपको इससे पहले जो है वो दी थी कि 8 आतंकी और 3 जो है वो भारत की सीमाओं से सटे हुए आतंकी कैंप है। और भारत की सीमा से सटे इलाकों में कैंप जो है वो भी लगाए गए हैं, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे कि 3 ऐसे आतंकी ट्रेनिंग कैंप है। त्रिपुरा, बंगाल और म्यांमार बॉर्डर पर देखिए खतरा जो है वो बरकरार है। और ऐसे में त्रिपुरा की गवर्नमेंट, उन्होंने कह दिया हर चीज के लिए हम तैयार हैं, निपटने के लिए हम यहां पर तैयार हैं। और समझिए कि भारत में लगी हिंसा की आग का जो असर है वो भारत के सीमावर्ती इलाकों पर जो है वो होने के आसार हैं। और देखिए ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये है आपको ये त्रिपुरा भारत से लगी जो सीमा है उसका ये जहां पर पूरा ये आतंकी ट्रेनिंग कैंप जो है वो बांग्लादेश के अंतर्गत दिया जा रहा है। लेकिन ये जो एरिया है आप देख पा रहे हैं, ये भारत की सीमा से सटा हुआ एरिया है। और ऐसे में देखिए किस तरह से यहाँ पर आतंकी ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। अब इन सब के बीच में समझिए कि चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनी हुई है। बांग्लादेश में क्या एक बार फिर से तख्ता पलट होगा, जिसको लेकर के हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। और अब देखिए यहां पर आपको हम बताएं कि बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट की कहानी, हम क्यों कह रहे हैं ऐसा। तो तख्ता पलट की कहानी के पीछे की वजह फरवरी 2026 में चुनाव जो है वो प्रस्तावित है। अब होना फरवरी में ये होना था, 12 तारीख जो है जो दिन है वो तय कर दिया गया था। और चुनाव से पहले देखें यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता हो गई। इससे पहले भी हमने ये सवाल पूछा था कि चुनाव से पहले इस तरह से अस्थिरता क्या यहाँ पर चुनाव के ना होते हुए भी तख्ता पलट की कहानी को बयां करता है। अब देखिए छात्र संगठन, इस्लामिक नेटवर्क और बाहरी ताकतों की इसमें भूमिका है। और वाकई है इसमें बाहरी ताकत
चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, इन सब का जिक्र यहां पर लगातार हो रहा है। अब इस बात को समझिए कि बांग्लादेश धधक रहा है, लेकिन बांग्लादेश को आग में झोंकने का जो हाथ है वो मुल्ला मुनीर, चीन और अमेरिका का है, जिसका जिक्र अभी हम कर भी रहे थे। बाहरी ताकत, यही वो बाहरी ताकत है जिनकी वजह से देखिए यहां पर बांग्लादेश पूरी तरह से धधक रहा है। चीन पाक के गठजोड़ के कारण ही बांग्लादेश में विरोध तेज है और इसका असर भारत पर पड़ रहा है, जिसके लिए जो बॉर्डर एरिया की गवर्नमेंट्स हैं वो पूरी तरह से तैयार है। चाहे हम बात यहां पर बंगाल की कर ले। चलिए अब आपको हम यहां पर बताते हैं कि चीन पाक का गठजोड़ आखिरकार बांग्लादेश में विरोध क्यों हो रहा है। अब ये देखिए, ये संसदीय समिति की जो है वो बैठक और 1971 के बाद भारत का सबसे बड़ा ये राजनीतिक प्रभाव और राष्ट्रवाद और कट्टरपंथ, साथ ही चीन पाक प्रभाव, ये सब कुछ एक नई चुनौती है भारत के लिए। ये एक नई चुनौती है भारत के लिए। चीन पाक का ये गठजोड़ हो गया है और इसके बाद से देखिए बांग्लादेश में विरोध जो है वो भारत के खिलाफ शुरू हो चुका है। क्यों कह रहे हैं समझिए कि राष्ट्रवाद, उसके साथ कट्टरपंथ, साथ ही चाइना, पाकिस्तान का वो गठजोड़, ये सब कुछ मिलाकर के भारत के लिए एक चुनौती है। 1971 के बाद भारत का ये सबसे बड़ा जो है केंद्र आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1971 में भारत की ही मदद से बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया गया था। जिस तरह से वहां पर एक कहर बांग्लादेशियों पर बरपाया जा रहा था, उसके बाद 71 में भारत की गवर्नमेंट ने अपने कई सैनिकों के शहीद होने के ऊपर में ये बांग्लादेश को जो है यहां पर स्वतंत्रता दिलाई थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज वापस से पाकिस्तान के ही गोद में जाकर के बैठ गया है बांग्लादेश। अब ऐसे में समझिए कि क्या बांग्लादेश एक बार फिर से अस्थिरता के भंवर में फंस रहा है। ये सवाल है। देखिए ये सवाल हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इंडिया डेली के बड़े सवाल हैं। इंडिया डेली यहां पर पूछ रहा है कि क्या बांग्लादेश फिर अस्थिरता के भंवर में फंसा है। उसके साथ ही और भी सवाल, चुनाव तक यूनुस सरकार क्या टिक पाएगी, ये दूसरा सवाल है जो इंडिया डेली पूछ रहा है। आप इस पे अपने बातों को भी रख सकते हैं कि क्या बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट होगा। क्या चुनाव से जो हम तख्ता पलट देखने के एक सोच में थे, लेकिन अब वो नहीं, अब हिंसा के जरिए ही क्या वापस से तख्ता पलट होगा। क्या भारत बांग्लादेश रिश्तों की सबसे बड़ी ये परीक्षा है। अब तक बहुत बेहतर रिश्ते दिखाई दिए थे। अगर हम 24-25 की भी बात कर ले, भारत कई तरीके से मदद किया करता था, फंडिंग में भी मदद किया करता था, लेकिन अब जिस तरह से भारत विरोधी नारे लग रहे हैं बांग्लादेश के अंतर्गत, तो ये सबसे बड़ी परीक्षा है उस संबंध को यहां पर बचाए रखने को लेकर। कि अब क्या देखिए यहां पर कि क्या बांग्लादेश बन रहा है आतंकिस्तान, ये एक बहुत बड़ा सवाल। और ये इसलिए क्योंकि 8 ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं, 3 जो कि भारत के बॉर्डर से सटे हुए हैं। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। अब ऐसे में आपसे भी यही कि क्या बांग्लादेश आतंकिस्तान बनने की राह पर है, पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रहा है, और क्या चाइना इन सब का फायदा यहां पर उठाएगा। अब इसी के साथ ये कई बड़े सवाल इंडिया डेली लगातार जो है वो पूछ रहा है। आज हम अपने खास मेहमानों के साथ भी जो चर्चा करेंगे और चर्चा करते हुए इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो तख्ता पलट होने जा रहा है, ये इसके पीछे की वजह क्या और ये किस तरह से होगा। चुनाव के जरिए जो हम देखने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या चुनाव से नहीं बल्कि हिंसा के जरिए ये तख्ता पलट यहां पर। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान, एक बड़ा पैनल जो है वो जुड़ चुका है। तारुफ करा देते हैं रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, बहुत बहुत स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव जी, विदेशी मामलों के जानकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप मिश्रा जी हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का हमारी इस चर्चा में स्वागत। और इसी के साथ कर्नल शिवदान सिंह जी, सबसे पहले आपका हम यहां पर रुख करते हुए, क्या चुनाव के जरिए नहीं और अब इसी हिंसा के जरिए हमें बांग्लादेश के अंदर में जो है वो तख्ता पलट देखने को मिलेगा? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान में सेना बिहाइंड द सीन जो है पाकिस्तान को रूल कर रही है, उसी प्रकार से पाकिस्तान की सेना ही बांग्लादेश में इस तरह की हरकतें करा रही है अपने कट्टरपंथियों के द्वारा जी। पाकिस्तान में भी कट्टरपंथियों के द्वारा ही उसने पूरी जनता को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की है, और वही हालात वो बांग्लादेश में पैदा करके बांग्लादेश में कट्टरपंथी सरकार स्थापित करना चाह रही है पाकिस्तान की आर्मी, जिससे कि वो उसका कंट्रोल पूरा का पूरा पाकिस्तान आर्मी के पास रहे। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत के पड़ोस में
इधर पाकिस्तान में यही हालत है और उधर बांग्लादेश में यह हालत होने वाली है। तो ये दोनों देश अस्थिर रहेंगे तो हमारे लिए भी चिंता का विषय रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार 1970 में इतने बांग्लादेश के शरणार्थी हमारे भारत में आए थे और उसके बाद वो बहुत से शरणार्थी यहाँ रह भी गए हैं, और आज पूरे भारत में घुसपैठियों की जो समस्या है वो बांग्लादेश घुसपैठियों की समस्या है। इससे हमारी जो है इकोनॉमी पर असर पड़ता है, हमारे डेमोग्राफिक उस पर असर पड़ रहा है। इसलिए इस तरह की स्थिति बांग्लादेश में होने के बाद में भारत को बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत पड़ेगी, और हमारे को जिस प्रकार से हमने पाकिस्तान की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा रखी है, उसी प्रकार से अब हमने बांग्लादेश की सीमाओं पर ऑलरेडी चौकसी बढ़ा दी है, और अभी भी और भी हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। जी, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, इस बात को बताइएगा, अब तक हम लोग 2.5 मोर्चे पर लड़ाई की बात करते थे और चुनौती की बात करते थे, अब तो ये 3.5 का मोर्चा हो गया है। इत्तेफाक रख रहे हैं इस बात से, अग्री कर रहे हैं इस बात से, या ऐसा लग रहा है कि अब हम अभी भी जो है बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते मधुर हैं और आने वाले दिनों में भी ये मधुरता का जो पैमाना है वो बना रहेगा? किरण जी, सबसे पहले तो ये समझनी पड़ेगी कि बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस जो हैं, विदेश मंत्रालय के अनुसार अभी तक भी शत्रुतापूर्ण नहीं है। विदेश मंत्रालय के अनुसार हमारे रिलेशंस बांग्लादेश के साथ अभी भी न्यूट्रल हैं या ठीक ठाक हैं। दूसरी बात, 2.5 फ्रंट या 3.5 फ्रंट की जो बात हो रही है, ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान डिक्लेयर्ड एनिमी है, चीन डिक्लेयर्ड एनिमी है। इसीलिए मिलिट्री पर्सपेक्टिव से अगर देखें, हमारी जो फौजें हैं वो डिप्लॉयड हैं। एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हुक्म है, आता है, जिसके तहत फौज एक पोस्चर लेती है। टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां, फाइटर विमान, मिसाइलें जो हैं वो नॉर्मली स्टोरेज में रहती है, स्टोरेज एरिया में रहती है, रियर एरिया में रहती है, डेप्थ में रहती है। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो डिप्लॉयमेंट है वो फॉरवर्ड पोजीशन में है, यानी जरूरत पड़ने पर हम महज कुछ घंटे के नोटिस पर आक्रामक रुख अख्तियार कर सकते हैं ऑफिशियली ये चीजें। इसी तरह से चीन के साथ जो हमारी डिप्लॉयमेंट है वो ऑफिशियली बाय ऑर्डर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्मी नहीं डिसाइड करती है, एयरफोर्स नहीं डिसाइड करती है, ये आदेश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आता है कि हमारी डिप्लॉयमेंट का पर्पस क्या है। तो चीन के साथ हमने बाकायदा जो डिप्लॉयमेंट की है फॉरवर्ड पोजीशन में की हुई है, जरूरत पड़ने पर हम ऑफेंसिव पोस्चर ले सकते हैं। बांग्लादेश के साथ जो हमारी फौज की डिप्लॉयमेंट है, जहां तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात है, फॉरवर्ड ऑफेंसिव डिप्लॉयमेंट का कोई ऑर्डर नहीं है। वहां हमारी छावनियां थीं, छावनियां हैं, भविष्य में भी रहेंगी। तो ये सोचना कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है बांग्लादेश के खिलाफ कोई फौजी तैयारियां कर रही हैं, देखिए मीडिया में बहुत खबर आ रही है कि हमने फॉरवर्ड छावनियां बनानी शुरू कर दी, 3 कंटोनमेंट वहां बना दिए, 3 कंटोनमेंट वहां बना दिए। मैं खुद वहां पर रहता हूं, मेरे सारे रिलेटिव वहां रहते हैं, और मैं खुद वहां बतौर फाइटर पायलट डिप्लॉयड था। ये बेसिस हमेशा से ही वहां थे। जब ईस्ट पाकिस्तान था तो पश्चिम बंगाल में और आसाम में हमने ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ काफी सारे बेसिस बनाए थे, और वो अभी भी 1971 के बाद भी हम उनको समय समय पर एक्टिवेट करते हैं। एयरफोर्स के कम से कम 5 या 7 एयर बेसिस हैं जो कि 1971 के बाद सुप्त प्राय हैं, लेकिन हर साल 6 महीने में हम जाते हैं वहां पर, उसको एक्टिवेट किया जाता है। तो यह कहकर बार बार भारतीय मीडिया में कि भारत की फौज जो है अब वो तैयारी कर रही है बांग्लादेश के खिलाफ, हम बांग्लादेश में जो विघटनकारी तत्व हैं उनके हाथ में एक हथियार दे रहे हैं। जी शिवदान सर कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पे? ये मैं ऐड करना चाहता हूं ग्रुप कैप्टन साहब के बयान में कि ये चिकन नेक जो हमारा है, जो हमारे को 7 सिस्टर्स को कनेक्ट करता है, उसकी डिफेंस के लिए हम वहां पर 2 एडिशनल छावनी बनाई गई हैं। सिलीगुड़ी में ऑलरेडी है, उसके इधर बिहार साइड की में बनाई गई एक एडिशनल छावनी, और एक दूसरी साइड बनाई गई है। इसका जो एडिशनल जो वहां पर हम अपनी मिलिट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपनी चिकन नेक को बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है और चीन की नजर हमारी चिकन नेक पर है। चिकन नेक के लिए ही वो लाल मुनी रहाट जो हवाई अड्डा है उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश की,
और उसके द्वारा कब्जा करके वो चिकन नेक को डोमिनेट करना चाहता है चीन। इसी की तैयारी के लिए हमने ये जो एडिशनल जो कंटोनमेंट ऑर्डर हुए हैं इनको बनाया जा रहा है। और हम अब जो है वहां की जो सीमा है वो बांग्लादेश से हमें इतनी धमकी नहीं है, हमें केवल ये है कि हमें अपनी चिकन नेक की सुरक्षा करनी है। ये मैं ऐड कोशिश कर रहा था। जी बिल्कुल। और इसी के साथ संजीव श्रीवास्तव सर आपके पास आते हुए, क्योंकि चिकन नेक का जिक्र किया है, वाकई 1971 में मुझे लग रहा है आपसे इससे पहले भी मैंने यही सवाल पूछा था कि इतिहास क्या उसकी जो ये गलती हो गई, इतिहास में जो हमने गलती कर दी कि चिकन नेक नहीं होना चाहिए था, उसको बंद कर देना चाहिए था, अब वो वक्त आ गया है कि वहां पर एक बड़ी कार्रवाई हो और वहां पर इस चिकन नेक को हटाया जाए? सबसे पहले किरण जी आपको और डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट जो हैं और हमारे सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण और बहुत ही संवेदनशील घटनाक्रम हो रहे हैं जो कि भारत की सुरक्षा के लिए बड़े इम्प्लीकेशंस उसके हो सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश की जो टेरिटरी है उसका जो इस्तेमाल, उसका जो दुरुपयोग करने की जो साजिशें हैं वो बांग्लादेश के अंदर के जो कट्टरपंथी और वहाँ पर पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, अन्य जो महाशक्तियों के जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं वो सभी वहाँ पर अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर है कि चाइना की भी एक मंशा रहती है कि वो बांग्लादेश के माध्यम से भी, और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के सभी छोटे पड़ोसी राष्ट्रों में चाइना अपने प्रभाव को बढ़ा करके भारत को घेरने की और भारत को इंसर्किल करने की और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। तो ये सारी जो स्थितियां हैं उसके ऊपर हमें बहुत ही पैनी नज़र ही नहीं रखनी होगी, बल्कि अपनी जो सारी जो तैयारियां हैं, जो प्रोएक्टिव जो हम मेजर्स अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए, मैं अवश्य कहूँगा रक्षा के लिए जो ले सकते हैं हमको लेना चाहिए। लेकिन जहाँ तक जो आपने प्रश्न पूछा है किरण जी, जैसा कि आपने पहले भी इसको जिक्र किया था और मैंने तब भी कहा था कि अभी हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो वर्तमान समय में जो बांग्लादेश के जो हालात हैं वो कहीं भारत के लिए कोई बड़ा खतरा न पैदा करे, उसकी रक्षा के लिए हमको अपनी तैयारियां करनी होंगी। लेकिन यदि बांग्लादेश की टेरिटरी से भारत के ऊपर कोई खतरे पैदा किए गए, कोई आतंक की साजिश रची गई, किसी तरीके के भारत के इंटरेस्ट पर कोई खतरा या कोई हमला इत्यादि अगर होता है, तो ये जो भारत है ये नया भारत है। ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का नया भारत है। वो आतंकवाद और अतिवाद की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करता है और हम बड़ी से बड़ी कार्रवाइयां करके अपने राष्ट्र की रक्षा को सुनिश्चित करेंगे। मेरा सवाल संजीव सर ये भी है कि मतलब जब कोई बड़ा हमला करे, हम इंतजार क्यों करें कि बड़ा हमला होगा, हमारे खिलाफ कोई साजिश रची जाएगी, इससे पहले ही हम उस नेक को या जो लूप होल्स है उसको हम यहाँ पर बंद कर दे, खत्म कर दे और अपने देश की सुरक्षा को पुख्ता करे। नहीं, देखिए किरण जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो चिकन नेक की जो टेरिटरी है ये बहुत ही संवेदनशील है और इसको जाहिर है कि अगर हिस्ट्री की बात अगर करें, जो आपने सवाल पूछा है, तो जरूर उसको हम वाइडन कर सकते थे और आज भी हम वाइडन करना जब चाहे कर सकते हैं। लेकिन भारत, जैसा कि देवनाथ साहब ने कहा, मैं सहमत हूँ कि हम ये चाहते हैं कि भारत के साथ जो बांग्लादेश के जो संबंध है वो एक बेहतर बने रहें। और देखिए बांग्लादेश की आवाम जो है, बांग्लादेश की जो मूल जनता है वो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहती है। ये जो कट्टरपंथियों का जो इस समय जो दबदबा दिखाई दे रहा है, ये बांग्लादेश की आवाम को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और चाहे वो अवामी लीग का एक बहुत बड़ा बेस है, बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का एक बहुत बड़ा बेस है, उनके कार्यकाल के दौरान, शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान जो बांग्लादेश लगातार उत्थान और विकास की राह पे आगे बढ़ रहा था। और हमारे जो संबंध है वो शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान तो स्वर्णिम काल, मैं कहूंगा उसको गोल्डन पीरियड था भारत और बांग्लादेश के संबंधों का। तो हम ये चाहेंगे कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी रिस्टोर हो और वहां पर एक कानून और शासन की व्यवस्था स्थापित हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो और वहां पर जैसा वो बांग्लादेश का विकास लगातार हो रहा था वैसा विकास भारत करना चाहेगा। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, यदि बांग्लादेश की टेरिटरी का इस्तेमाल जो अतिवादी आतंकपरस्त ताकतें भारत के विरुद्ध किसी तरीके की साजिश को करने में करती है तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।
जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत जवाब दिया जाएगा। मैं अभी इतना ही कहना चाहता हूँ। जी बस that's all। बिल्कुल। कर्नल शिवदान सर, इस बात को अब हमारे साथ संदीप जी भी जुड़ गए हैं वापस से। संदीप सर, आपके पास, क्योंकि जिस बात का जिक्र कि अभी तो मैच्योर कंट्री के तौर पर हमने बांग्लादेश की हर चीज को हैंडल किया है शेख हसीना के तख्ता पलट से, इस बीच में अब ये बात आने लगी थी कि थोड़ा आर्मी के तरफ से भी चीजें जो है वो होनी चाहिए, यानी अपने जो सीमा है उसकी सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है कि अगर किसी तरह की कोई आशंका नजर आती है तो हम तैयार हैं, हम किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं, हम वन इंडिया है, वन नॉर्थ ईस्ट है, और इसमें कोई बांटने की कोशिश करे तो हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इस बीच में पूर्व आपको बताएं कि प्रमुख है, सेना प्रमुख है मनोज नरवणे जी, उन्होंने ये कहा है कि पड़ोसी देशों को लेकर के भारत को अपनी थोड़ी सी विदेश नीति को बदलने की जरूरत है, और राजनीति के तहत जो नेता हैं वो क्या कुछ कहते हैं इस पे सोचने की जरूरत नहीं, कहना नहीं चाहिए उनको, क्योंकि वो आधी बात सच आधी बात झूठ, क्योंकि बहुत जानकारियां उनको होती नहीं है। इस पर जो भी कहे वो आर्मी के कहे या फिर उनसे आगे बढ़कर के जो उनके प्रमुख है वो इस बात का। इसी पे उन्होंने ये भी कहा कि एक रचनात्मक बातचीत की जरूरत है, और इस पे उन्होंने जोर दिया। तो उनकी कही बातें ऐसे ही तो नहीं होगी। क्या मतलब निकल रहा है कि अभी भी मैच्योर कंट्री के तौर पर हमें चीजों को रखना है? देखिए, एक बात मैं कहूं कि विदेश नीति कैमरे के सामने नहीं होती है और हर बातें मीडिया को बता के नहीं होती हैं। तो जो भी बांग्लादेश में चल रहा है, निश्चित ही दोनों देशों की सरकारें एक दूसरे के संपर्क में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हम लोगों के जहन में है कि फरवरी में जो चुनाव संभावित है, वहां पर अगर वह चुनाव ऐसा हुआ जिसमें एक कठपुतली सरकार चुनाव जीत करके आ जाती है, जिसमें वह व्यक्ति जो आज से पहले अवामी लीग का समर्थक था, शेख हसीना का समर्थक था, उसका कोई रिप्रेजेंटेशन उस सरकार में नहीं होता है। क्योंकि अभी जो हालात हैं वहाँ पर, वह हालात ऐसे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना संभव नहीं है। खास करके कि जो अभी यूनुस सरकार जो वहाँ पे कर रही है, वैसे में नहीं लगता है कि मतदाताओं का विश्वास किसी तरह से जीत पाएगी। तो ऐसे स्थिति में क्या जो संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएन वगैरह हम कहते हैं, तो क्या ऐसे ऑब्जर्वर वहाँ पे जाएंगे जिससे कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए जो है, और जो शेख हसीना भारत में निर्वासित इस समय पर हैं, उनके जो मतदाता हैं, उनके जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, ग्राउंड पे निकल करके बांग्लादेश के लिए आवाज उठा पाएंगे। क्योंकि जब तक शेख हसीना के कार्यकर्ता वहां पर रोड पर निकलने के लिए सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे, तब तक हमको लगता है कि जो फरवरी 2026 का चुनाव होगा वह केवल एक कठपुतली सरकार की चुनाव हो जाएगा, और ऐसे में हमें कुछ हासिल नहीं होगा।